खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें। और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा मैं उस पर दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप मुसल इस्लाम से खारिज हो जाएंगे आप। ਵੈਰੀ ਬਿਗ। सर ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान और पूरी आवाम ਨੂੰ दिवाली ਦੀ मुबारका। और सारे रल मिल के रहिए और खुशियां मनाइए। लेकिन भारत की भी जिस तरह देखा जाए तो उनकी यहाँ ये मैं जरूर बताऊंगा, मोदी साहब इजराइल भी गए हैं और मोदी साहब पैलेस्टाइन भी गए हैं। उन्होंने और वाहिद थे भारत के प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे गए थे। और मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल देखकर। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि मलेशिया के बाद सबसे ज्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन, दे आर इन इंडिया। तो उसमें उनको उनके जज्बात का भी ख्याल रखना होता है। जो इंडिया और कनाडा का कंफ्लिक्ट चल रहा है, अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आई है उसके ऊपर फिर से इल्जामात लगाए गए हैं कनाडा की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे, कनाडा का केस कितना कमजोर या कितना मजबूत हुआ है इन दिनों में? देखिए, जो कनाडा है, उनकी सबसे पहली कोशिश थी कि अमेरिका और बरतानिया उनका साथ दे, लेकिन दोनों ने साथ नहीं दिया। लेकिन वो जंग का इस रेजोल्यूशन के अंदर उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इजरायली सेटलमेंट्स और वहां पे जो एक्टिविटीज थी ईस्ट जेरूसलम और गोलान हाइट्स में। तो मेरे ख्याल में इंडिया हैज मेड द बेस्ट डिसीजन, स्टेइंग न्यूट्रल और स्टेइंग ऑन द साइड्स ऑफ पैलेस्टाइन। मैं समझता हूँ इट वाज अ गुड मूव। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। लेकिन इस वक्त जो है वीजे देने शुरू कर दिए थे, क्योंकि कनाडा के अंदर भारतीय निजात बहुत ज्यादा लोग हैं जिनका भारत में प्रॉपर्टी है, आना जाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। लेकिन इन हादसात की वजह से जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते नजर आ रहे हैं मुझे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, या दुनिया के किसी भी कंट्री से हैं, जो जो उर्दू और हिंदी समझते हैं, उन सबको दिवाली मुबारक हो। और बहुत अच्छे तरीके से इंडिया से हमें वीडियोस देखने को मिल रही हैं, वहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के कौन कौन से कंट्रीज में किस किस तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। यूएस में किस तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, ये हम साजिद तारड़ साहब से पूछेंगे कि इन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की कर रहे हैं या कैसे करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ ही एक बड़ी खबर ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके कि इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस में वोट किया है। अब वो वोट जंग के हवाले से किया है या किस वजह से किया है, क्योंकि इंडिया वाहिद कंट्री था, सबसे पहला कंट्री था जब इसराइल और हमास की जंग स्टार्ट हुई तो इसराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। क्या जंग की वजह से इसराइल के अगेंस्ट वोट किया गया है या फिर कोई और रीजन है? ये सब बातें हम जानेंगे। साजिद तारड़ साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू चॉइस साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपका बहुत शुक्रिया कि आज मतलब दिवाली के दिन पे आपने हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इंडिया में तो नो डाउट वहां पे दिवाली बहुत धूमधाम और मतलब सबसे बड़ा शायद इवेंट उनका दिवाली का इवेंट होता है। यूएस की बात करें, दुनिया के दूसरे कंट्रीज की बात करें, वहां पे किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है? और बड़ी बात ये, आपने दिवाली सेलिब्रेट की या नहीं की? अगर की तो किस तरीके से की? काइंडली इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, दिवाली के इवेंट के हवाले से।
तो ऐसा सबसे पहले तो मैं अपनी हिंदू बरादरी के नाम एक शेर पढ़ना चाहूंगा दिवाली के लिहाज से के रेफरेंस के साथ। ठीक है। वो क्या शेर इस तरह है, नरम लुओं ने, नरम लू जो होती है, नरम लुओं ने जबानें खोली फिर दुनिया से कहने को, नरम लुओं ने जबानें खोली फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी दिवाली के दीप जले। वाह। अब उसमें मैं दीपावली, दिवाली दर हकीकत जो है कार्तिका जो महीना है उसके 13वें दिन होती है। ठीक है। और इसका रेफरेंस इस हवाले से है कि जमीन और सूरज का जो रिलेशनशिप है उसमें तब्दीली आती है, दिन छोटे होते हैं। हम्म। और सबसे और उसके बाद देखें इसको रोशनी के साथ, इसके साथ इसको मंसूब किया जाता है। दिया जलाना, सोचों में तब्दीली लाना, सारी चीजें होना, बड़ी अटैच। इनलाइटमेंट यहाँ पे अमेरिका में अगर इसको आप गूगल करें, आप इसको देखें तो फेस्टिवल ऑफ इनलाइटमेंट एंड लाइट्स। तो मैं समझता हूं प्लैनेट और सन का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये सारा कुछ है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहा है, चाहे किसी मजहब से है, जी जी। जब भी आप किसी इंसान को खुश देखें तो कोशिश करें उसके साथ खुशी में शरीक हों। जबरदस्त सर, जबरदस्त, क्या बात और है। मैं उसमें एक उसका रेफरेंस बताना चाहता हूँ। यहाँ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े फिलासफर हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा उनका नाम है। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी। किसी ने उनसे पूछा था कि खुशी हासिल करने का क्या, किस तरह हासिल की जा सकती है। उन्होंने सिर्फ एक फिक्रे के अंदर उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश करो, खुशी आपको मिल जाएगी। ऐसा ही। तो जबरदस्त। देखें, जब भी दुनिया कोई सेलिब्रेट कर रहा होता है, अच्छे मूड में होता है, अब मैं गारंटी कर देता हूं आपको कि आप उसके जाके साथ खुशी सेलिब्रेट करें, आपके वो खुशी आप ट्रांसफर हो जाएगी आपके अंदर। तो ये दर हकीकत मैं तो पिछले 3-4 दिनों से इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा हूं। ठीक है। जिस तरह आपने अभी वीडियो में भी बात की, आपको मैंने क्लिप्स भेजे हैं कि हमारी डेफिनेटली। बाल्टीमोर की सिख कम्युनिटी, उसके साथ हमने वो सारा सेलिब्रेट किया ऐसे ही इसको मैंने वो दिवाली। क्लिप देखे, मुझे तो बहुत मजा आया, इंटरेस्ट मेरा मतलब दिल कर रहा था मैं भी शायद काश आपके साथ मौजूद होता और इस चीज को एंजॉय करता। और मैंने वहां पे ये जो आपने मुझे वीडियो भेजी है, जिस तरीके से वहां दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा था, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं थी, सिख कम्युनिटी थी, आप यानी अगर आपकी बात करें मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो यूएस में ये सब कम्युनिटीज मिलके इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए, उस दिन जब हम इकट्ठे थे उसमें पाकिस्तानी भी थे, मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे। सिखों का बल्कि इसके बारे में कहा जाता है बंदी छोड़ दिवस। उनके जी। गुरु थे, वो कैद में थे, तो उस दिन उन्होंने छोड़ा गया, तो उन्होंने कहा था मैं अकेला नहीं जाऊंगा, 7 लोगों को लेकर जाऊंगा। वो बाहर निकले और उन्होंने फिर उसको सेलिब्रेट किया गया। लेकिन देखें, जो भी बात है, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, सबको मिलके करना चाहिए इसको सेलिब्रेट। जिस तरह मैंने कहा है, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट में है कि जब भी कोई आपका दोस्त गली मोहल्ले में खुश हो, आप उसकी खुशियों में शरीक हो, तो खुशियां आपको मिल जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। मैं बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस समझता हूं कि हमें मिलके हर चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। सर इधर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, थोड़ा डर सा लगता है। डर मतलब इस सेंस में ये नहीं कोई काट देगा या कोई कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज हम किसी पब्लिक में या किसी को ऐसा कहेंगे कि यार दिवाली है, बेशक ये हिंदुओं का सिखों का त्योहार है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी खुशियों में उनको एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गेस्चर दे दें। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्योहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगे ये त्योहार मना के, ऐसा एक सोच बना दी गई है। क्या ऐसी सोच से पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो इंटर रिलीजियस अपना जो सा रिलेशन है वो बेहतर कर सकता है, खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें? और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा, मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई।
दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार, नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि मैं हर हर त्योहार को सेलिब्रेट करता हूं। क्रिसमस को मैंने आज ही क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है क्योंकि घर के अंदर डेकोरेशन की जाए क्रिसमस की। क्योंकि जो सब उसमें बात यह है कि क्रिसमस अब देखें, हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे भी गैर इस्लामिक है। क्रिसमस कहना, मैरी क्रिसमस कहने से कहते हैं जी आपका ईमान कमजोर हो जाता है मैरी क्रिसमस कहने से। यार कैसी आप बातें कर, यही एक वजह है कि आप दुनिया से इस वक्त बहुत दूर हैं। अब मैं उसकी, बल्कि दूर क्या, आपके अंदर भी हालात बहुत खराब हैं। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। जिस तरह अभी आप फलस्तीन के हवाले से अभी अगले सवाल का हम जवाब करेंगे। 57 इस्लामिक कंट्रीज के हेड जो है रियाज में इकट्ठे हुए हैं, अरब लीग और OIC का इकट्ठा इजलास हुआ है, लेकिन वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच सके, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। ईरान ने रेजोल्यूशन वहां पे पेश किया था कि इसराइल को दहशतगर्द कंट्री डिक्लेयर किया जाए, वो भी नहीं अप्रूव हो सका। सीरिया ने वहां पे रेजोल्यूशन दिया है कि इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म कर लिए जाएं, वो भी नहीं अप्रूव हो सका। तो और दूसरा डबल स्टैंडर्ड मैंने आपको कई दफा कहा है कि इस वक्त हम, क्योंकि फलस्तीन जो वहां पे वो जंग जारी है, तो आजकल आप फलस्तीन की बातें कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा में हैं उनके बारे में आप कभी नहीं सोचते। आपके जो वीगर मुसलमान चाइना के अंदर हैं, आप उनके बारे में नहीं सोचते। तो हर चीज के अंदर हमने डबल स्टैंडर्ड कर करके अपने हालात खराब कर रखे हैं। थोड़ा सा दिमाग को खोलें, इसमें कोई हरज नहीं है। आप दुनिया के साथ, दूसरी दुनिया के साथ चलने की कोशिश करें, दूसरे मजाहिब की इज्जत करना सीखें, आप इंसानों की इज्जत करना सीखें। इसमें कोई, थोड़ा कोशिश तो करके देखें। 76 साल आपने ये सारा कारोबार किया है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला है। अब कोशिश करें, प्यार मोहब्बत को एक चांस देकर कोशिश तो करें, हो सकता है इसमें कोई बेहतरी आ जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैं बल्कि इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पाकिस्तानी दोस्त जो हमारे हैं, खासकर सिंध की हिंदू बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करें, उनके साथ जाके सेलिब्रेट करें, मिठाइयां खाएं, जलेबियां खाएं। मैं आज भी सुबह उठ के मुझे इस दफा मिठाइयां कहीं मिली थी तोहफे में, मैं आज सुबह भी उनको एंजॉय किया। तो प्लीज फॉर गॉड सेक, कहते हैं ना, जब छतरी को, अम्ब्रेला को और दिमाग को जब तक खोला ना जाए वो काम नहीं करता। तो कोशिश करें, दिमाग को खोलें और खुशियां महसूस करें। अंदर अंदर आपकी खुशियां आएंगी, मैं गारंटी करता हूं इस चीज की। बहुत सी वीडियोस हैं जो साजिद तारड़ साहब ने हमें भेजी हैं, जिस तरीके से वहां पे तमाम मजहब के लोग मिलके दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सब वीडियोस आपको इसी वीडियो में, इसी प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। सर, एक बड़ा सीरियस सा सवाल है आपसे। इंटरनेशनल अगर पॉलिटिक्स की बात करें, अचानक से बदलती नजर आ रही है। जब जंग स्टार्ट हुई इसराइल और हमास की, इंडिया ने मतलब फौरनली अपना जो सा स्टांस है वो रखा कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं, जो अटैक किया गया है हमास की तरफ से वो गलत है। आज भी क्या वो उसी स्टांस पे खड़े हैं? और सेकेंडली, यूनाइटेड नेशंस में जो वोट दिया गया है इसराइल के अगेंस्ट, उस पे क्या कहना चाहेंगे? वो अगेंस्ट जो वोट दिया है, क्या वो जंग के अगेंस्ट दिया है या किसी एरिया पर कब्जा करने की वजह से दिया है? काइंडली उसकी डिटेल के बारे में बताइएगा। तो सब ये जुमेरात वाले दिन यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पेश किया गया था। मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, उसमें थोड़ी तब्दीली किस तरह आई है, चीजें थोड़ी एक जगह से हटके दूसरी साइड पे। जब हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उस वक्त पूरी दुनिया का उस वक्त सेंटीमेंट थोड़ा डिफरेंट था, लोगों की हमदर्दियां इसराइल के साथ थी। लेकिन जूं जूं ही, जिस तरह अल जजीरा ने और दूसरे आउटलेट्स ने जब दूसरी बम्बार्डमेंट की एक पूरी वो कवरेज की, सारी चीजें देखी, हॉस्पिटल्स और बच्चे और सारे, तो सारी दुनिया का जो था वो फीलिंग्स, उसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती गई। आज अगर देखा जाए तो इस वक्त इसराइल, ज्यादातर दुनिया जो दे आर सिंपथाइजर्स विद पैलेस्टाइन। आज अमेरिका के अंदर भी, बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, हर शहर, बड़े शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। लोगों की बिल्कुल ओपिनियन चेंज हो चुकी है। अब मैं इस रेजोल्यूशन के बारे में बात करना चाहूंगा। इस थर्सडे वाले दिन रेजोल्यूशन वहां पे पेश किया गया है। इसराइल की जो उनकी सेटलमेंट्स है, इसराइली, मैं एग्जैक्ट वर्ड उसमें बताऊंगा, इसराइली सेटलमेंट्स की एक्टिविटीज इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज ईस्ट जेरूसलम, और बल्कि इससे भी ज्यादा जो ऑक्युपाइड सीरियन टेरिटरी है, गोलान हाइट्स, यहां पे उन सेटलमेंट्स के अगेंस्ट जो है और वहां पे जो एक्टिविटीज हैं उनके खिलाफ रेजोल्यूशन
जो पेश किया गया था, जिसमें सिर्फ 145 कंट्रीज हैं जिन्होंने उसके फेवर में किया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। उसमें सिर्फ 7 ममालिक हैं, कनाडा, अमेरिका, हंगरी, मार्शल आइलैंड्स और इस तरह के कुछ और ममालिक हैं। उन्होंने उसके खिलाफ रेजोल्यूशन दिया, वोट दिया, और यानी उसमें कि इसराइल के हक 18 में वोट दिया। 7 कंट्रीज ने इसराइल के हक में वोट दिया। हक में दिया। 18 जो थे उन्होंने वो गैर हाजिर थे, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं है, ना नेगेटिव ना प्लस उन्होंने दिया। लेकिन भारत की भी जिस तरह देखा जाए तो उनकी यहाँ ये मैं जरूर बताऊंगा, मोदी साहब इजराइल भी गए हैं और मोदी साहब पैलेस्टाइन भी गए हैं। उन्होंने और वाहिद थे भारत के प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे गए थे। और मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल देखकर। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि मलेशिया के बाद सबसे ज्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन दे आर इन इंडिया, तो उसमें उनको उनके जज्बात का भी ख्याल रखना होता है। और उस लिहाज से उन्होंने दे ऑलवेज बैलेंस द रिलेशनशिप विद इंडिया, विद इजराइल एंड पैलेस्टाइन एट द सेम टाइम। लेकिन वो जंग का इस रेजोल्यूशन के अंदर उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इजरायली सेटलमेंट्स और वहां पे जो एक्टिविटीज थी ईस्ट जेरूसलम और गोलान हाइट्स में। तो मेरे ख्याल में इंडिया हैज मेड द बेस्ट डिसीजन, staying neutral or staying on the sides of Palestine. मैं समझता हूँ it was a good move. सर, अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो पाकिस्तान हो या यूएस हो, किसी भी कंट्री की अगर फेवर करता है तो देखते हैं कि वन साइडेड डिसीजन रहता है। मतलब पाकिस्तान यही कहेगा इसराइल गलत है, हर लिहाज से गलत है, फलस्तीन के साथ हैं। यूएस ये कहेगा कि फलस्तीन हर लिहाज से गलत है, हम इसराइल के साथ हैं। लेकिन भारत, इंडिया एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिसे जहां पे जो गलत नजर आता है वो वहां पे उसी को मतलब गलत कहता है, चाहे इसराइल की फेवर करनी हो या फिर फलस्तीन के साथ खड़ा होना हो, वो खड़ा होता नजर आता है। क्या वजह कि किसी के प्रेशर में नहीं आता? इतनी आजाद फॉरेन पॉलिसी कैसे पॉसिबल है? तो साहब, उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि भारत इंडिपेंडेंस मुराद है कि वो मुआशी तौर पर आजाद है। उनकी इकॉनमी इज द नंबर 5th इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो और दूसरा, दे हैव टारगेट, जिस तरह मोदी साहब ने अपनी कैंपेन में कहा था कि वो नंबर 3 पर लेके आने के बड़े सीरियस हैं उस बारे में। तो जब वो तीसरे नंबर पर आने की पोजीशन रखते हैं, भारतीय डायस्पोरा दुनिया के हर बड़े मुल्क के अंदर स्ट्रांग है, उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, तो वो हर चीज को बैलेंस करते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है, रशिया से उन्होंने तेल लिया है, लेकिन साथ वो अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप कितने क्वाड हैं, जिसके अंदर वो खुद है। साउथ चाइना सी के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, आकस है उसका नाम, और कई चीजें ऐसी हैं जो वो बिल्कुल उनके साथ दे आर अलाइंड। जिस तरीके से अभी 2+2 आजकल हो रही है। अभी पिछले 2 दिन हमारे टोनी बिल्कन थे और लॉयड ऑस्टन, देवर इन इंडिया और देवर मीटिंग अबाउट द डिफेंस के उनके जो कोऑपरेशन है, वहां पे जो चीजें जहाज और शिपिंग जो वहां पे बिल्ड होगी, उसके बारे में उनकी मीटिंग्स थी। सो इसमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे पहला एलिमेंट ये होता है कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। तो जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो इस तरह के डिसीजन नहीं लिए जा सकते। और दूसरा, टीम होती है, नेशनलिज्म होता है, और इसके कई एलिमेंट होते हैं। जब तक आपके पास अपने लोगों की, वोटर्स की हमायत हासिल ना हो, तो आप खुल के बाहर आउट ऑफ क्रीज नहीं खेल सकते। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। तो मैं समझता हूं इसके कई अवामिल हैं। पाकिस्तान के हवाले से जब बात की जाए, सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना होगा। आज आपको सऊदी अरेबिया और यूएई के पीछे छुपना पड़ता है, जो वो कहेंगे आपने उनके साथ चलना होता है। और इनडायरेक्टली अमेरिका और चाइना, क्योंकि आप IMF से पैसे लेते हैं, दूसरी साइड CPEC है, आप उन पे भी डिपेंडेंट है। आपको इस वक्त 4-5 मुख्तलिफ डायरेक्शन से पूछ के बात करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, सैडली। लेकिन ये है कि देखें, उम्मीद रखनी चाहिए आने वाले अच्छे दिनों के लिए। हमारे आसम मुनीर साहब, जनरल आसम मुनीर साहब हैं, कई चीजें वो प्रोजेक्ट इकॉनमी के लिए वो भी कंसर्न है। और मेरी उम्मीद है कि वो, ताकि वो वन डे पाकिस्तान बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और पाकिस्तान के मुफाद में फैसले किए जाएं।
ठीक है सर, इधर एक सवाल जरा सा टॉपिक से हट के मैं ये पूछूंगा कि पाकिस्तान की पब्लिक को जिस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, मतलब हमें इमोशनल फूल बनाया जा रहा है। एक साइड पे नारे किसी और मतलब सेंटिमेंट्स को लेके लगाए जाते हैं, सपोर्ट गवर्नमेंट हमारी किसी और चीज को करती है। एक साइड पे हम कश्मीर की बात करते हैं, दूसरी साइड पे हम जाके कोई और स्टेटमेंट देते हैं। इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन पहले जो इंडिया और कनाडा का कंफ्लिक्ट चल रहा है, अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आई है उसके ऊपर फिर से इल्जामात लगाए गए हैं कनाडा की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे, कनाडा का केस कितना कमजोर या कितना मजबूत हुआ है इन दिनों में? देखिए जो कनाडा है वो उनकी सबसे पहली कोशिश थी कि अमेरिका और बरतानिया उनका साथ दे, लेकिन दोनों ने साथ नहीं दिया। यहाँ पे अगले दिन ये भी बात आई है, ये हो रही है कि शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुश कर रही है भारत को कि कनाडा के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। लेकिन बल्कि 2+2 के दौरान ही जब टोनी बिल्किन वहां थे, इस पे यहाँ प्रेस ने बताई है बात कि शायद इस टॉपिक के ऊपर भी बात हुई है। लेकिन भारत मुसलसल कनाडा से कह रहा था कि आप हमें शवाहिद दें, आप हमें प्रूफ दें, या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों से चीजें नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो है वीजे देने शुरू कर दिए थे, क्योंकि कनाडा के अंदर भारतीय निजात बहुत ज्यादा लोग हैं जिनका भारत प्रॉपर्टी है, आना जाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। लेकिन इन हादसात की वजह से जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं उम्मीद कि आने वाले दिनों में वो दोबारा इलेक्शन जीत सकेंगे। मेरा ख्याल है उनके जाने के बाद एक नया दौर शुरू होगा और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप शुरू होंगे। ठीक है सर, पाकिस्तान की बात करते हैं। जो मैं पर्सनली आजकल फील कर रहा हूं, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें, वर्ल्ड अफेयर्स को देखें, तो हमें कोई और चीज नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत को देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों के जो नारे हैं उनको देखें, तो ऐसा लगता है कि शायद हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, शायद हमें किसी अलग ही दुनिया में रखा हुआ है। जैसे कुएं का मेंढक आप कह सकते हैं। कि क्या समझते हैं कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे उतना एक्सपोजर दिया जा रहा है, हमें वो चीजें बताई जा रही हैं जो दुनिया में चल रही हैं, या फिर हमें अलहदा ही जानबूझ के एक सोची समझी साजिश के तहत हमें दुनिया से कट करके रखा गया है? तो सब उसके सबसे बड़े, तो मैं आपके देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने लीडरान के देखें बच्चे किधर हैं। उनके बच्चे सब के सब बाहर पढ़ रहे हैं और आपको बताया जाता है कि आप जिहाद की तैयारी करें। अपने बच्चे उनके सारे वेस्ट में पढ़ रहे हैं। आपको इंग्लिश से, टेक्नोलॉजी से आपको दूर रखा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से ताकि आप और उनके बच्चे, आने वाले बच्चे भी आपके ऊपर आसानी के साथ हुकूमत कर सकें। अब मैं जिस तरह मिसाल देना चाहता हूं, आपके प्राइम मिनिस्टर लंदन से आते हैं और हुकूमत करने के बाद लंदन चले जाते हैं, उनके बच्चे भी वहीं पे हैं। तो दर हकीकत यही एक सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है। मैं आज ये अफसोस के साथ कहता हूं कि शायद पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं है। क्या वजह है कि आप अपने मसाइल को खुद हल करने की सलाहियत क्यों नहीं रखते? क्यों आप इन लीडरान से, जो सो कॉल्ड, मैं तो उनको लीडर नहीं समझता, आपकी सियासी पार्टियां जो हैं, ये तो सियासत के अंदर एक खानदान की इजारादारी नहीं होनी चाहिए, एबिलिटी की बेस पे वोट देना चाहिए। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपने खानदान को पाला जाता है, उससे कुछ चीज बचती है तो बाहर किसी को ओहदा दिया जाता है। ये सियासत नहीं है, ये फ्रेंचाइज है, ये कारोबार है। तो ये, लेकिन ये जो 24 करोड़ लोग हैं, इनका फर्ज है ये पूछें कि हमारे साथ क्या हमें किस तरह का आप भाषण दे रहे हैं, अपने बच्चों को आप लंदन और अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, क्या वजह है? अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि आज पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है। किसी से इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। लेकिन आपके रूलर सारे बाहर के एजुकेटेड हैं, आपके अफसरान सारे बाहर के एजुकेटेड हैं। लेकिन क्या वजह है कि आपको बार बार जिहाद का टीका लगाया जाता है? क्या वजह है? और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। किस खूबसूरती के साथ हमारे खान साहब की मैं मिसाल देना चाहूंगा। खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, बाहर से पढ़ के आए, बच्चे भी उनके लंदन में बैठे हैं, नया पाकिस्तान का ड्रीम लेकर आए थे। लेकिन उनको बताया गया कि ये चूरन नहीं बिकेगा, आप इस्लाम को आगे लेके आए। उन्होंने फौरन यू टर्न मार के रियासत मदीना के पीछे चले गए। क्या वजह है? ये क्या वजह है कि उनका सफर शुरू कहीं और से हुआ था, लेकिन दरमियान में उन्होंने यू टर्न मार लिया? लेकिन उसकी वजह यह है क्योंकि आपको जानबूझ के अंधेरों में रखा जाता है, आपको एक खास किस्म का इस्लाम पढ़ाया जाता है। मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगा, मैं कल परसों एक इवेंट यहां पे ऑर्गेनाइज कर रहा हूं उस इस्लाम के बारे में। मैंने उसके ऊपर मैंने स्लोगन बनाए हैं कि इस्लाम मीन्स पीस, और दूसरा नीचे जो मैंने उसके लाइन लिखी है, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन इन द वर्ल्ड। जिस मजहब का नाम सलामती है, वो किस तरह आपको नफरत की तरबियत दे सकता है? पॉसिबल नहीं है।
सर आपने बोला कि भाई 24 करोड़ जो लोग हैं उन्हें सवाल करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सवाल पर ही तो एक मतलब ये है कि जैसे कह लें आपके क्रिटिसाइज करने पर पाबंदी है, या सवाल पूछने पर एक ऐसा कर दिया जाता है कि शायद ये गलत कर रहा है, शायद ये स्टेट के अगेंस्ट चल रहा है, शायद ये पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहा है। नहीं, उसमें देखें दो चार चीजें मैं बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त अगर देखा जाए चौधरी साहब, हमने पाकिस्तान की अपनी जिंदगियों के बारे में हम कंट्रोल करना नहीं चाहते। स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट सियासत में है, सियासतदान सियासत में नहीं है, अदालतों को सियासत में नहीं होना चाहिए, वो सियासत में है। तो जो आप अपना काम छोड़कर किसी और चीज में फंसे हैं, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बार बार ये कहता हूं कि कहने वाले कहते हैं जी फौज पैड़ी, फौज पैड़ी, फौज ये, और फौजी भी तो पाकिस्तानी है, कोई जर्मन थोड़ी है। ऐसा ही है, वो भी हमारे कोई कजन है, वो कोई हमारे है, रिश्तेदार है, वो भी हमारे बहन भाई हैं। वो ऐसे ही है। उनको भी सोचना चाहिए पाकिस्तान के बारे में। कहते हैं जी पाकिस्तान को एजेंसियां चला रही हैं, एजेंसियां बाहर से आई हैं, एजेंसियां भी पाकिस्तानी हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए। मैंने अभी 5 सेकंड पहले बात की थी कि हमारे आर्मी जनरल आसम मुनीर पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे कई दफा लोग कहते हैं कि हाउ डेयर यू आर अ लॉयर, आप वकील होकर एक आर्मी जनरल की बात कर रहे हो। मैंने कहा यार इसमें बेनिफिशियरी तो पाकिस्तानी है ना, यही चीज। पाकिस्तान है। अगर देखें, अगर सिविलियन सेटअप से इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही, अगर वो करने की सलाहियत रखते हैं तो उनको करना चाहिए। जिस फायदा तो फिर भी तरीके से पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी होनी चाहिए, चाहे वो कोई अदारा करता है, और और खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज बेहतर होना चाहिए, नेबर के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होने चाहिए। और वो तभी होगा जब हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर करेंगे, जब हम किसी के घर की बजाय अपने घर के ऊपर फोकस करेंगे, अपने गिरेबान को झांकेंगे, अपनी गलतियों को बेहतर करेंगे। सर लास्ट में पूरी दुनिया में इस टाइम जो चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, 2 मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप उन्हें थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा कि जहां जहां पे भी जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है पूरी दुनिया में। देखिए, इस वक्त सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पाकिस्तान के हवाले से मैं दो चार जो खबरें आजकल जो बड़ी खास चल रही हैं, एक तो 2 वाकयात हुए हैं। एक अहमद दुरानी साहब की वीडियो, एक आर्मी जनरल शफात शाह के बारे में, जी वो जी। मैं चाहूंगा कि आपके देखने वाले लाजमी उसको देखें। दूसरा वाकया मैं बताना चाह रहा था कि जिरगा के ऊपर सलीम साफी साहब ने एक बड़ा धुआंधार किस्म का इंटरव्यू किया है शाह साहब का, जो बनीगाला के इंचार्ज थे। मैं चाहूंगा कि वो भी आप देखें। इंटरनेशनल लेवल से अगर देखा जाए तो इस वक्त गाजा के अंदर शफा हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चे थे उनको वहां इजराइल जो है निकालने में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। दूसरा, 4-4 घंटे के टेक्टिकल पासेस देने के लिए एग्री कर चुके हैं। खबर मैंने आपको बताई है कि ओआईसी और अरब लीग का जो जॉइंट सेशन था रियाज में, वो ऑलमोस्ट नाकाम हुआ है। ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल नाकाम हुआ है। कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया जा सका वहां पे। इस खबर को मैंने डिस्कस किया कि 2+2 की मीटिंग इस वक्त अभी 2 दिन के लिए वो थे, हमारे टोनी बिल्कन और आस्टन लॉयड भारत गए थे, जिसमें उन्होंने डिफेंस और ट्रेड के बारे में बात की है। एक बल्कि बात और मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि एक नई चीज है ह्यूमैन, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन, पहले बंदा वो काम करता था एप्पल के लिए, उनका नाम इमरान चौधरी है। उन्होंने एक नई चीज बनाई है, ह्यूमैन उनकी कंपनी का नाम है, और उसकी जो चीज है उसको कहते हैं AI पेन। और उसको अमेरिका के अंदर 16 नवंबर को वो लॉन्च कर रहे हैं। कहते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से इट विल बी रेवोल्यूशन। वो एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है, वो यहां लगेगी, वो फोन को बिल्कुल रिप्लेस कर देगी, और आपके सारे गूगल और हर चीज को यहां से वो आप अपने कॉलर पे लगा लेंगे। और वो मैं समझता हूँ वो भी एक बड़ी देखने वाली चीज है, उसको देखना चाहिए। और वंस अगेन आपके देखने वालों को मेरी तरफ से दिवाली की मुबारक। और दिवाली इसी के साथ साथ हम वो सारे क्लिप्स चलाएंगे जो साजिद तारड़ साहब और ये सारे इर्द गिर्द जो कम्युनिटी है यूएस में, उन्होंने दिवाली को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, वो आप वो आप वीडियोस देख सकते हैं, वो आप फोटोज देख सकते हैं। और उसके बाद हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम सर जी, की हाल चाल जी? वालेकुम अस्सलाम सर ਨਾਲੇ जी, मैं ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ जबरदस्त। ਨਾਲੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। सेठी ਸ਼ੁएब साहब ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਬਿਗ सर ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੀ, ਕੁੜੀਕੋਟ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, जबरदस्त जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ।